करंट अफेयर्स के लिए कॉपी आप लोग बना लीजिएगा अलग से, ठीक है। जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का अगला भाग करेंगे और आज की क्लास में आप लोग बजट से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। झारखंड का बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2023 और 24 का 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। और किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे रामेश्वर उरांव। और ये बजट था कितने का? तो पिछले क्लास में आपने ये पढ़ा था। इस बजट की जो रकम थी कुल, वो था बजट कितना? 1,16,418 करोड़ का बजट था। तो इतने का बजट है और किस किस मद में कितना कितना खर्च हुआ है, तो खर्च होना है आने वाले समय में इस पूरे वित्तीय वर्ष में। तो इसी का लेखा जोखा जो है इस बजट में प्रस्तुत किया गया। लेकिन कुछ चीजें हैं, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है बजट, तो कुछ आज हम लोग और एक एक करके हम लोग, कुछ आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, कुछ आज किए थे, कुछ अगले क्लास में भी आप करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने वो ये है कि वर्ष 2022-23 में राज्य का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? झारखंड राज्य का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? गुड मॉर्निंग। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या इसका? तो ऑप्शन नंबर ए 7.8%। देखिए दोस्तों, जब कोरोना का काल था उस समय में यहाँ का जो विकास दर था 1.1% पर आकर के, शायद मुझे जहां तक उम्मीद, मतलब 1% के आसपास ही था और 1% तक आकर के सिमट गया था। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2022-23 की जो 2022-23 के जो विकास दर है इस बजट में जो प्रस्तुत किया गया 2023-24 के, तो ये विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 7.8% रहने का अनुमान है। 2023-24 होगा, यहाँ पर 2023-24 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले झारखंड के बजट से, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये है कि देखिए, ये बजट 2023-24 का 3 मार्च को प्रस्तुत किया गया और बजट 15% अधिक रहा है पिछले बजट से। और अब तक का सबसे ज्यादा अधिक, मतलब कि अब तक 10% ही बढ़ोतरी होती थी बजट में, लेकिन इस बार 2023-24 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो 15% से अधिक का बजट है, उसको प्रस्तुत किया गया। बजट की खास बात यह थी कि इसमें किसानों पर, महिलाओं पर, इन सभी और फिर बच्चों पर खास फोकस किया गया था और ग्रामीण विकास पर और कृषि पर विशेष फोकस किया गया था इस बजट में। जैसे कि सुखाड़ राहत योजना, आप सभी को पता है कि यहाँ पर धान की खेती जो हुई, उस धान की खेती में क्या हुआ था कि वर्षा बहुत अच्छे नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति आ गई थी यहाँ झारखंड में। इस सूखे से निपटने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा सुखाड़ राहत योजना की शुरुआत की गई। इस मद में भी 13 लाख किसानों को 461 करोड़ रुपए जो हैं ये वितरित किए गए हैं। तो सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों के अकाउंट में पैसे दिए गए, जिससे कि वो अपनी जो उनका जो घाटा हुआ उसका ये भरपाई कर सके। गुड मॉर्निंग। चलिए करंट अफेयर्स की क्लास, सीमा दी थोड़ा बोला, बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। सुखाड़ राहत योजना 13 लाख किसानों को 461 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए, वो वितरित किए गए। 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का, अगर वैसा तालाब जो कि 5 एकड़ से उसका साइज जो है वो कम है, तो ऐसे तालाबों में मशीन से गाद हटाने, तो गाद बहुत बार ऐसा होता है तालाबों में गाद भर जाता है, उसको हटाना पड़ता है, तब तो उसकी गहराई बनी रहेगी।
तो उसका गाद हटाया जाता है। तो तालाबों में मशीन से गाद हटाने के लिए, इस सब हटाइए, क्या प्रचार आ रहा है, हटाने और डीप बोरिंग योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट किया गया। डीप बोरिंग योजना, इसको नोट कीजिएगा कि डीप बोरिंग योजना के लिए कितने करोड़ रुपए जो है उसका प्रावधान किया गया है। तो ये 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है डीप बोरिंग योजना में। और भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं, नई नई योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं इस बार के बजट में। अब वो कौन कौन सी नई योजनाएं हैं, जैसे कि फसल सुरक्षा कार्यक्रम, ये नई योजना है, ये भी आने वाली है, अभी इस पे काम होगा। झारखंड राज्य मिलेट मिशन की भी शुरुआत की गई है। मिलेट एक खाद्य पदार्थ होता है, फसल होती है, तो इसमें बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार जो है ये मिलेट मिशन की शुरुआत कर रही है। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना भी लागू किया जाएगा बहुत ही जल्द आने वाले समय में। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, इसके तहत गांव गांव में जगह जगह पर जहां आवश्यकता है वहां पर कुएं बनाए जाएंगे दोस्तों, कुएं बनाए जाएंगे। और भी बहुत सारा इस सब के बारे में, किस मद में कितने रुपए जो हैं उसका प्रावधान किया गया है। 800 नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। और पिछले क्लास में आपने देखा आंगनबाड़ी चलो अभियान जो है वो लाया गया है। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये अभियान जो है झारखंड के हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बार के बजट में ये प्रावधान किया था कि किसानों पर विशेष फोकस और गांव के मतलब ग्रामीणों के गांव के विकास पर विशेष फोकस दिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि झारखंड कृषि माफी योजना के तहत 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच क्या किया जाना है, कितने करोड़ रुपए का ऋण माफी होगा। देखिए दोस्तों, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, इसके तहत क्या किया जाता है कि वैसे किसान जो कि किसी आपदा से प्रभावित है, मान लीजिए कि अगर उन्होंने फसल लगाया ऋण लेकर के और किसी तरह से उनको नुकसान का सामना करना पड़ा, तो वो लोन देने में चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए क्या किया सरकार ने, तो सरकार ने इनके ऋण की माफी दी कि हाँ आपके ऋण जो है माफ कर दिए जाएंगे। इसके मद में बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये आप लोगों का प्रश्न है। तो कितने करोड़ रुपए हैं, तो 1727 करोड़ रुपए का किस मद में, तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के मद में 1727 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। थोड़ा सा हम लोग ये झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के बारे में भी जाने। जैसा कि आप सभी को पता है ये सीरीज में मैं आप लोग को योजना पे विशेष फोकस कर रही हूँ। अगर जेपीएससी की बात की जाए तो जेपीएससी में 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट योजना से ही पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य क्या है इसका, शुरुआत कब हुई थी, किसको लाभ मिलेगा, कौन लाभ देने वाला है, कैसे लाभ मिलेगा, वही सारा चीज योजना के बारे में आपको जानना होता है। तो आखिर ये जो योजना और बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया इसके लिए, तो 1727 करोड़ रुपए का 2023-24 के बजट में मतलब इतना उन लोगों का ऋण माफ करना है। तो इससे कितने किसान जो है इससे प्रभावित होंगे, चलिए इसका आरंभ श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया था इस योजना का, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना एग्जाम में, तो मुख्य परीक्षा के लिए ये सारे कंटेंट बहुत काम आते हैं। लाभ किसको मिलेगा, वैसे किसान जो कर्ज लिए हुए हैं, तो उन्हीं को लाभ मिलने वाला है जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है। पर्दा वहां से ठीक करो, लाइट आ रहा है। तो श्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू किया गया कर्ज लेने वाले किसान जो हैं, जो सूची में शामिल है, झारखंड सरकार की सूची में शामिल है। और उन्होंने पता है झारखंड सरकार को कि इन्होंने कर लेके रखा है और किसानों की सूची में शामिल है। ऐसा नहीं कि कोई भी कर ऋण लिया रहा है किसी भी बैंक से और जाकर के वो इसके लिए अप्लाई कर सकता, नहीं। किसानों की सूची में शामिल वैसे किसान जिन्होंने कर्ज लिया है और जो प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कर्ज ले लिया और किसी भी कारण से आपका ऋण माफी हो जाएगा, वो भी नहीं है। अगर आप प्रभावित हैं तो आपके पैसे जो हैं माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन वो उसका भी लिमिट है, कितना पैसा कितना ऋण माफी होगा, तो ये 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण को माफ किया जाएगा।
50,000 रुपए तक का। आरंभ कब हुआ था? तो 1 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? तो कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के द्वारा आपको ये लाभ मिलेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो किसान कर्ज माफी योजना या कृषि ऋण माफी योजना जो है, इसका उद्देश्य क्या है और झारखंड सरकार ने इसकी शुरुआत क्यों करी थी? तो देखिए, कृषक का ऋण जो है वो माफ करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी फसल जो है किसी कारण से, देखिए गाद आप पूछ रहे हो कि रोनित राज जी लकड़ा, आप पूछ रहे हो गाद क्या होता है? आप लोग समझ रहे हैं गाद क्या होता है? कीचड़ जो होता है ना, कीचड़ जमते जाता है पानी में, और तो वो तो काई होता है। मतलब गाद मतलब कि वो डस्ट हो गया, एक तरीके से कीचड़ हो गया, तो कीचड़ हटाना होता है और साफ सफाई करनी होती है तालाब की, तो गाद उसको इकट्ठा मतलब गाद को हटाना। ठीक है ना रोनित लकड़ा जी? चलिए, कृषक का पलायन, बहुत बार ऐसा होता है कि किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो पलायन करना शुरू करते हैं। एक मतलब वो अपने जगह को, अपने गांव को छोड़ देते हैं, तो ऐसे में उनको हानि होती है। और गांव हम लोगों के लिए भी बहुत दुखद बात है कि हमारे वहां हम लोग उनको अवसर नहीं दे पा रहे हैं अपने राज्य में, तो उनको अपने राज्य में ही मौका मिलना चाहिए कि सही तरीके से सरकार के तरफ से। तो क्या यहाँ लिखा हुआ है राहत नाकाफी, चाहिए कर्ज माफी? नहीं, तो राहत जो है वो नाकाफी है, कर्ज माफी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसानों को जब लॉस होता है इससे, तो वो लोग फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ब्याज जो है, ब्याज का दर प्रति महीना बढ़ते जाता है, और इनको ये टेंशन होता है कि हम लोग, हमारा फसल तो अच्छा हुआ नहीं, और हम लोग इसको ऋण को कैसे हम लोग चुकता करेंगे। तो कर्ज माफी के लिए झारखंड सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, और 1727 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 2023-24 के बजट में। अब अगला जो प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि बजट 2023-24 में झारखंड के किस जिले में, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये डेयरी फार्म खोला जा रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस मतलब 2023-24 के बजट में किस जिले में नए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे? नया डेयरी प्लांट लगाने का प्रावधान झारखंड सरकार की तरफ से किया गया है, वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिला में लगाया जाएगा। और यहाँ एक फैक्ट और भी याद कर लीजिएगा आप लोग, रांची में क्या होने वाला है? मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की भी स्थापना की जाएगी। इस बजट में यह प्रावधान भी किया गया है। क्या किया गया है कि यहाँ रांची, झारखंड की राजधानी रांची में, आइए, मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट लगाने का प्रावधान किया जाएगा, उसके लिए एक प्लांट लगाया जाएगा। अब कहां कहां पर? तो गिरिडीह, जमशेदपुर, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों होगा दोस्तों, गिरिडीह और जमशेदपुर, इन दो जगह पर नए डेयरी प्लांट बजट 2023-24 के आधार पे यहाँ नया डेयरी प्लांट खुलेगा। तो अगर आप लोग गिरिडीह में हैं या फिर जमशेदपुर से हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और रांची वासियों के लिए तो है कि यहाँ पर मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोडक्ट की प्लांट लगाई जाएगी। तो ये है दूध, ठीक है। और हाँ, कौन सा आप लोग यूज करते हैं, कौन सा दूध बताइएगा, कौन सा मंगवाते हैं आप लोग घर में? सुधा, मेधा, राज, कौन सा? राज इधर नहीं चलता, हाँ, सुधा। अच्छा, सुधा का आप लोग मिल्क यूज करते हैं। सबसे अच्छा किसका लगता है? अमूल भी आ गया ना अभी मार्केट में, अमूल भी है। हाँ, क्या चीज? मेघा भी है, हाँ, यहाँ पर मेघा भी है। चलिए, तो डेयरी प्लांट कहाँ कहाँ लगाया जाएगा? दो जगह का आपने पढ़ा है, कौन सा? तो गिरिडीह, और फिर एक और है कौन सा? जमशेदपुर। और रांची में क्या होने वाला है? जमशेदपुर, इसको याद रखना है। हाँ, मिल्क पाउडर का यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा। हाँ, ये अब हम लोग जानेंगे अगला प्रश्न, ये भी बजट 2023-24 से ही है। देखिए, बजट में नहीं है। चलिए, चालू वित्तीय वर्ष झारखंड सरकार ने, चालू वित्तीय जो भी वित्तीय वर्ष चालू है उसमें धान क्रय का लक्ष्य, ये सरकार की तरफ से कि उन्होंने धान को खरीदने का जो लक्ष्य निर्धारित किया 80 लाख क्विंटल से घटा करके कितनी कर दे? तो पहले था 80 लाख प्रति क्विंटल, 80 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य, मतलब कि धान को खरीद का लक्ष्य। समझ रहे हैं? सरकार क्या करती है? किसानों से डायरेक्ट क्या करती है? धान को खरीदती है। तो इनको कितना धान का खरीदना था किसानों से?
तो 80 लाख टन इनको खरीदना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने इस लक्ष्य को घटा दिया। रीजन भी बताएंगे कि क्यों घटाया। धान खरीद का जो लक्ष्य था 80 लाख, वो उसको घटाया क्यों गया था, आगे इसका रीजन पे भी जाएंगे। तो 80 लाख से घटाकर 80 लाख क्विंटल, तो इससे घटा करके इन्होंने कितना पर लेकर के आए, 36.30 लाख क्विंटल हम लोग धान खरीदेंगे। झारखंड सरकार का ऐसा कहना है। क्यों इनको बढ़ाना चाहिए ना, तो घटा क्यों दिए, रीजन क्या है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप लोग भी धान बोए होंगे अपने अपने खेतों में इस वर्ष, जिसमें बहुत लॉस हुआ बहुत जगह पे, क्योंकि वर्षा बहुत अच्छी हुई नहीं। 22 जिले हैं जिसको सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, और उससे यही फसल जो है, क्योंकि मानसूनी फसल होती है, बरसात पर आधारित ये फसल होती है, तो यही फसल जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुई झारखंड में। लेकिन इसका जो प्रभाव था वो किसानों पर भी देखने पर मिला, और इसका प्रभाव सरकार पर भी देखने पड़ा। तो धान की खरीद जो है वो कम होने का मुख्य वजह क्या था, रीजन क्या था। सबसे पहला, मानसून में कम बारिश से धान की खेती पर असर हुआ। बारिश कम हुई तो धान की खेती पर असर हुआ, और कई प्रखंडों में तो सुखाड़ की स्थिति थी, फसल ही नहीं बोए गए। तुम्हारे यहाँ फसल बोए गया था बिरबल? हाँ, हुआ था धान। उस दिन जो चावल खिलाए थे वो तुम्हारे खेत का चावल था, बहुत टेस्टी चावल था, एकदम मीठा चावल था। चलिए, कई प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति थी, समय पे किसान जो है नहीं लगा पाए धान, या धान ऐसे समय पे लगाए जिस समय उनको लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश समय पे नहीं हुई। तो मानसून में कम बारिश होने से धान की खेती पर असर पड़ा, कई प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति हो गई। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि कई क्रय केंद्र में धान की आर्द्रता मापने का कोई मशीन ही नहीं था। और आर्द्रता मापा जाता है, नमी मापा जाता है। जब धान लिया जाता है ना किसान से, तो उसकी नमी मापी जाती है कि इस धान में कितना नमी है। तो उसको नमी को मापने के लिए सरकार का जो प्लांट है, जहां पर धान की खरीद बिक्री होती है, उस जगह पर आर्द्रता मापने की मशीन ही नहीं थी, जिस कारण से वो लोग धान बहुत अच्छे से खरीद नहीं पा रहे थे। सरकार की कुछ कमियां थी, तो सही तरीके से खरीदारी नहीं हो पाई, इससे वो प्रभावित हुआ। तीसरा रीजन ये था कि महाजन किसानों से उनके घर जाकर के मतलब कि खरीदते हैं, एक मुश्त मिलती है राशि, यानी कि देखिए किसानों को अपने धान को ले जा करके सरकार के क्रय केंद्र तक नहीं जाना पड़ता है। यहाँ क्या होता है कि महाजन जो होते हैं वो डायरेक्ट आते हैं घर पे और आपके धान को खरीद के लेकर के जाते हैं। महाजन कौन? जहाँ प्राइवेट तरीके से आप अपने धान को बेच रहे होते हैं, सरकारी नहीं। जहां पर हाँ, अपने वहां जो गांव के जो व्यापारी हैं, तो उनको, या फिर शहर से आए व्यापारी को अगर आप धान बेच रहे होते हैं तो वो आपके घर आते हैं, आपका धान लेकर के जाते हैं। आपको इसके लिए टायर, ट्रैक्टर, ट्रक ये सब बुक नहीं ना करना पड़ता है, लेकिन वो तो अब अलग खर्च हो गया। ढुलाई पे खर्च होता है ना, तो ढुलाई का खर्च किसान क्यों वहन करेगा? जो जिसको ले जाना है वो हमारे दरवाजे से, हमारे खेतों से आकर के धान लेकर के जाए, तो इससे किसानों को लाभ होता है। और ये लाभ यहाँ नहीं मिल पा रहा होता है सरकार की तरफ से खरीदारी पर। फिर धान एक ही समय में बोला कि हाँ कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो, ठीक है चलो 50 रुपए अभी हम तुमको दिए, तुम्हारा धान मेरे पास। अब वो महाजन कहीं पर, आप अपना काम कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि जब सरकार आपके धान को खरीदती है तो वो क्या करती है, पहले आपको 50% पेमेंट करती है, आधा पेमेंट करेगी, और फिर अगले 3 महीना तक पूरा पेमेंट करेगी। तो ऐसे किसानों को बाट जोड़ना पड़ता है, वो भी सरकारी काम है, तो कभी 4 महीना, कभी 5 महीना, कभी 6 महीना, कभी 1 साल लटक जाता है पैसा। तो ये सब समस्या को जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी, तब तक जो इनका जो लक्ष्य है कि 80 लाख क्विंटल जो है हम खरीदेंगे किसानों से, तो वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगा, और इसीलिए उसने अपने लक्ष्य को घटा दिया। समझ में आया ना? यही सब रीजन था। किसानों की ओर से धान देने के बाद सरकार की ओर सिर्फ 50% की राशि का ही होता है भुगतान, और शेष राशि का भुगतान अगले 3 माह में करने का रखा गया है प्रावधान। और ये सब रीजन है जिससे कि हम लोग धान जो है, सरकार जो है, हम धान किसानों से सही तरीके से नहीं खरीद पाती है। चलिए अब अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज भी खुलने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज खुलेगा यहाँ पर, बजट 2023-24 में ये प्रावधान किया गया है। तो झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार
झारखंड में किस स्थल पर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है? कहां पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे? हाँ, हजारीबाग, रांची, बोकारो। तो रांची और बोकारो में ये 2 जगह पर नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। तो रांची और बोकारो याद रहेगा ना 2023-24 के बजट में। और देखिए खास करके जेपीएससी के जो स्टूडेंट है, पिछला अभी आर्थिक सर्वेक्षण भी आप लोग को कराएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम आप लोग को इसलिए करा रहे हैं कि जो मेहनत हम कर सकते हैं शायद और किसी से उतना संभव नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे अर्थव्यवस्था हम पढ़ाते नहीं, बिल्कुल मुझे भी उतना नहीं आता, लेकिन जितना जितना जरूरत है उतना तो आ रहा है ना समझ में, ये चीज तो आ रहा है समझ में। चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। बहुत ज्यादा टफ। अब 2 मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कहाँ कहाँ खुलेगा? रांची और बोकारो में। यहाँ पर 2 जगह पर मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 में झारखंड के किस जिला में पीपीपी मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर कहां पर खोला जाएगा? और ये सेंटर खोला जाएगा पीपीपी मोड में। तो किस जगह पर? हजारीबाग, रांची, धनबाद और खूंटी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रांची में। तो यहाँ पर क्या है ना, आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को, जैसे कि अल्कोहल एडिक्शन होता है ना, वो एक लोग उसके आदी हो जाते हैं और इससे कई परिवार जो है उससे टूट भी जाता है, कितने लोगों की जान चली जाती है और भी बहुत सारा ये भयावह कंडीशन हो जाता है। तो लोगों के इस एडिक्शन को छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर जो है जगह जगह पर खोला जाता है। उनकी ये जो आदत है ना पीने वाली, तो उसको छुड़ाने के लिए बहुत लोग होता है ना कि परिवार में क्या होता है, पिटाई हो रही है, कितना भी उसको समझाया जा रहा है, चाहे कुछ भी बोला जा रहा है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो रोज पी करके ही आ जाता है घर पे। तो ऐसे में क्या क्या, सो एक सेंटर में भर्ती करते हो, जाओ तुमको वहां पर सुधार हो जाएगा तुम्हारा, और उसको वहां पर योगा करवाया जाता है और भी बहुत अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और उसकी जो आदत होती है पीने वाली या ड्रग्स की जो लत होती है, वो उसकी वहां जाने के बाद, वहां पर सही तरीके से केयर में जाने के बाद उनकी वो लत छूटती है। तो इसके लिए एक सेंटर ये प्रावधान किया गया 2023-24 बजट में कि डी एडिक्शन सेंटर, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहां पर? तो रांची में यहाँ खोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से संचालित नहीं है, पहले से भी बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर हैं अल्कोहल या ड्रग्स के, लेकिन एक और नया बन जाएगा रांची में, ठीक है ना, प्रावधान कर दिया गया है इसमें, बजट पास हो गया है इसके लिए। अब अगला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार, और आप सभी को पता है कि झारखंड में जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय है वो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। वहां कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और इस क्वालिटी को आज भी वो मेंटेन किए हुए है। वहां के बच्चे पूरे विश्व में जाते हैं और नाम रोशन करते हैं, हमारे झारखंड का भी और इस संस्थान का भी। तो झारखंड सरकार को इसको समझ में आया कि हाँ ऐसा हम लोग और भी स्कूल खोल सकते हैं। तो झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार कहां पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है? कहां पर नए नए आवासीय विद्यालय और किसके तर्ज पर? तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय। आप में से कोई देखा है नेतरहाट आवासीय विद्यालय? आप देखे हैं? चलिए, पढ़ने का मौका नहीं मिला, चलिए बहुत कम बच्चों को ही मिलता है। और आज के समय में तो और भी बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, लेकिन इसका एक अपना ही पहचान है। तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय शिक्षक बहाली, तो कहाँ होगा? चाईबासा, दुमका, बोकारो और इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा, इनमें से सभी, यानी कि चाईबासा। झारखंड में चाईबासा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है चाईबासा। दुमका यहाँ पर संथाल परगना, और बोकारो ये भी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। तो इन 3 जगहों पर नए नए इस आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, और ये किसके तर्ज पर होगा? तो ये नेतरहाट के तर्ज पर होगा। तो आप लोग को क्लियर हो गया? रिवीजन करने का जरूरत है? हो गया ना क्लियर? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बुला के लिए उसको खत्म करते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में आप लोग जाने बजट के कुछ प्रावधान के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी जानेंगे बजट को और भी डिटेल में। ऐसे थोड़ा 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 आप लोग पढ़ते हुए चलिए, बहुत ज्यादा काम आएगा।
ठीक है ना, ये यहीं पे रहिए, बंद करना है, आप जब बोलेंगे तो बंद कर दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग लपेटते हुए चलेंगे, समेटते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कितने का बजट प्रस्तुत हुआ, इस क्लास में भी बजट के कुछ और भी प्रावधान जाने, लेकिन इतना ही नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है बजट की, और भी बहुत सारा चीज जानोगे। और करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। योजना जितना आपको मिल रहा है वो सारी योजनाओं को यहाँ से लिखते हुए चलिएगा इसका, क्योंकि ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट, इस बार के बजट में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो किसानों के हित के लिए थी, महिलाओं के लिए थी। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जा रही है, 800 आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसका अपना मकान होगा, अपना सब बिल्डिंग होगा, तो 800 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रावधान किया गया है बजट में। अब कल की क्लास में हम लोग बजट के कुछ और, बजट पर और भी चर्चा करेंगे, कुछ और भी कंटेंट लेंगे, स्पोर्ट्स से भी लेंगे, पुरस्कार से भी लेंगे और बजट पे भी। चलिए, अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो सीजीएल का टेस्ट है 99 का, इसको आप लोगों को ले लेना है, 99 का धुरीना ऐप पर लगा हुआ है, इस टेस्ट को आप लोग ले लीजिएगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।